हेलो गाइस, मेरा नाम है कपिल। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल आधारशिला विद्या केंद्र में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो ध्रुवीयता का अंत। ये एक चैप्टर है जो कि क्लास 12th की पहली बुक का दूसरा चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दो ध्रुवीयता है क्या, दो ध्रुवीयता के बारे में चर्चा क्यों करी गई है, दो ध्रुवीयता के अंत का जो मेन मोटो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेबल है या किस चीज़ से संबंधित है। तो जानते हैं सबसे पहले दो ध्रुवीयता का अंत क्या है। जैसे कि मैंने इसके बारे में जानकारी लिखी दी है, ठीक है। दो ध्रुवीयता के अंत से अभिप्राय उस महाशक्ति के अंत से है जिसके बीच शीत युद्ध छिड़ा हुआ था, साथ ही और ये महाशक्ति जो थी वो थी यूएसएसआर, जिसका यूएसए के साथ में शीत युद्ध था। और 25 दिसंबर 1991 को जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूएसएसआर टूट गया, तब जाके दो ध्रुवीयता का अंत माना जाता है। तो सही मायने में जो दो ध्रुवीयता है वो दो ध्रुवीयता दो देशों के बीच का है। दो ध्रुवीयता क्या है? दो देशों या दो समूह, दो गुटों या दो ऐसे ग्रुप के बारे में चर्चा है, दो ऐसे ग्रुप के बारे में, दो ऐसे गुट के बारे में विषय हैं, जिसमें कई सारे विषय एक दूसरे से संबंधित हैं। इनके बीच में जो तनाव की स्थिति है जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और अगर ये स्थिति इस प्रकार की हो जाए, कहीं ये वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले या कहीं ये कोई वास्तविक रूप ले ले, तो कहीं ना कहीं पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे या कहे तो वैश्विक स्तर पर इसका बहुत ही बुरा परिणाम देखने को मिलता। पर ऐसा नहीं हुआ। यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तब जाके दो ध्रुवीयता का अंत हुआ और विश्व ने फिर एक ध्रुवीयता या फिर कहे तो हम अमेरिकी वर्चस्व का एक रूप देखा। ये जो सिस्टम था इनका पूरा का पूरा, ये हुआ क्यों था, ठीक है, उसमें हम जानते हैं सबसे पहले यूएसएसआर की प्रणाली क्या थी, जिसे हम जानेंगे सोवियत प्रणाली क्या है, या सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, सोवियत प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। इस किसी नाम से भी ये परिभाषा पेपर में आ जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सोवियत प्रणाली के बारे में। फिर इसको अगर आपको नोट करना है या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, फिर इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूं। तो अब जानते हैं सोवियत प्रणाली, क्योंकि चैप्टर जिसके नाम का है दो ध्रुवीयता का अंत, इसका तो मैंने आपको बेस बता दिया, पर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अब शुरू होगी। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अब शुरू होगी। सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन में किन किन नेताओं का रोल था या कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी। शॉक थेरेपी के बारे में चर्चा करेंगे। आपका जो मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीति थी पेरेस्ट्राइका और ग्लास्नोस्त की, उसके बारे में चर्चा होंगी। इन सारी जानकारी या फिर इन सारे विषयों के बारे में जानने के बाद हम इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे। इतनी ही डेफिनेशन इसके बारे में नहीं है, इतनी डेफिनेशन या इन शब्दों से हम इतनी बड़ी घटना को या इतने बड़े विषय को हम कभी भी इसके आधार को या फिर कभी भी इसके संबंधित विषयों को समझाने में काबिल नहीं है। पर इसके बारे में जानने के लिए आपको पूरी इन सारी घटनाओं को जानना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे सोवियत प्रणाली से। क्या है सोवियत प्रणाली? तो जानते हैं सोवियत प्रणाली समाजवादी प्रणाली है, एक तरीके की समाजवादी प्रणाली है, समाजवाद पर आधारित है। इसमें साम्यवाद को आधार माना जाता है, ठीक है। इसका जन्म जो हुआ था वो पूंजीवाद के विरोध में हुआ था, पूंजीवाद के विरोध में हुआ था या हम कहें तो सोवियत प्रणाली एक प्रकार की ऐसी प्रणाली है जिसमें समतामूलक सिद्धांत पर विचार या समतामूलक सिद्धांत पर समाज की संरचना की जाती है। लिख सकते हैं हम समतामूलक सिद्धांत पर समाज की संरचना। ये चारों
ऐसे बिंदु हैं जो कि पूरी की पूरी सोवियत प्रणाली को समझाते हैं। तो जानते हैं एक एक करके सोवियत प्रणाली के। सबसे पहला समाजवादी प्रणाली। समाजवादी प्रणाली वो प्रणाली जिसमें समाज के हित के लिए सोचा जाता है, समाज के हित के लिए सोचा जाता है। अर्थात समाज में जो भी वर्ग हैं, जो भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं या जो भी प्रजाति, जो भी रेस रहती है, सबके बारे में बराबर बराबर होगा। ठीक। इसके बाद हम जानते हैं साम्यवाद के बारे में। तो साम्यवाद को आधार माना गया। साम्यवाद बोले तो समांतर। ठीक है, ये उसी समाज में जितने भी लोग थे या जितने वर्ग के लोग थे, जितने भी सामूहिक लोग थे, जो भी एक क्षेत्र से पाए जाते हैं, जो रशिया में, उन सबको एक ऐसा आधार दिया गया कि वो अपनी कम्युनिटीज़ को, ठीक है, इसको कम्युनिज्म भी कहा जाता है, वो अपनी कम्युनिटीज़ को देखें। ठीक है, तो वहाँ पे एक साम्यवाद इसलिए क्योंकि जो सोवियत संघ था वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का आधार था। ठीक है, और वहाँ की जो आर्मी थी जिसको हम रेड आर्मी भी कहते हैं, ठीक, तो वो भी इसी के आधार पर कार्य करती थी। ठीक, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि साम्यवाद को आधार मानते थे। फिर बात करते हैं तो पूंजीवाद के विरोध में। ये बिल्कुल भी पूंजीवाद के समर्थक नहीं थे, हमेशा उसके विपरीत इन्होंने कार्य किया है, क्योंकि इनको पता था यदि पूंजीवाद को अगर हम आधार मानते हैं तो कहीं ना कहीं देश में या राष्ट्र में, नेशन में एक विषमता उत्पन्न हो जाएगी, और इस विषमता के साथ साथ हम किसी भी देश का संचालन सुचारू रूप से नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने पूंजीवाद को विरोध में इन्होंने सोवियत प्रणाली या कहे तो हम साम्यवादी समाजवादी प्रणाली को जन्म दिया। ठीक, इसके बाद ये समता मूलक सिद्धांत पर समाज की संरचना करना चाहते थे, या फिर समता मूलक सिद्धांत को ये समाज में स्थापित करने के लिए जोड़ देते थे, ताकि जो समाज में सबके साथ बराबर, एकदम बिना भेदभाव का बराबर से सबके साथ व्यवहार हो, और तो और पूरे समाज को इस प्रकार से स्थापित किया जाए या उसको इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए, क्लासिफाइड किया जाए, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग तक हर प्रकार के साधन को मुहैया कराया जाए, और संपूर्ण संसाधनों पर राज्य का कहे तो हम सत्ता का, जो सरकार थी उसका नियंत्रण होता था। इसीलिए इसमें किसी प्रकार का निजी स्वामित्व का कोई भी रूप नहीं था कि कोई भी किसी भी संसाधन का कोई मालिक निकल कर आ जाए और वो उस चीज का मालिकाना हक दिखाकर दूसरे का शोषण करे। ये सब सिस्टम नहीं था यहाँ पे। ठीक, तो यही जो सारा तौर तरीका था वो सोवियत प्रणाली में काउंट होता है। इसको आप लिख सकते हो। इसके बाद जानते हैं सोवियत प्रणाली को रूप देने में किन किन नेताओं का या किन किन सोवियत नेताओं की भूमिका थी, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेनिन से। लेनिन, इस लेनिन के नाम से आपने सुना होगा एक वर्ड लेनिनवाद। लेनिनवाद, ये लेनिनवाद लेनिन की विचारधारा को परिभाषित करती है। जो भी लेनिन के विचारों पर चलते हैं या जो लेनिन के विचारों को अपने आदर्श मानते हैं वो सब लेनिनवादी होते हैं। ठीक, तो जो सोवियत नेता थे, जितने भी सोवियत नेता थे, स्टार्टिंग में लेनिन से है, क्योंकि जब 1917 में सोवियत या फिर रूस की क्रांति कह सकते हैं, रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, और फिर 1922 में यूएसएसआर को ऑफिशियली रूप मिल गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, रूस की क्रांति अब आपकी 1917 में हुई थी और यूएसएसआर का निर्माण हुआ था तभी, परंतु उसको ऑफिशियली जो रूप मिला था वो कब मिला था? 1922 में। या हम कह सकते हैं कि यूएसएसआर का वास्तविक जो गठन था, ठीक है, वो औपचारिकता रूप से वो 1922 में हुआ था। इसमें सबसे पहला जो रूप था वो लेनिन का था। ठीक है, ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे लेनिन के बारे में, जिनका पूरा नाम
व्लादिमीर, ठीक है, व्लादिमीर इलियच, व्लादिमीर इलियच उलियानोव था, ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 1870 में, इनका जन्म, मिट गया, इनका जन्म 1870 में और मृत्यु 1924 में, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो 1870 में 22 अप्रैल को, कब हुआ था, तो 22 अप्रैल को, और इनकी मृत्यु 21 जैन को, ठीक। इसको आप नोट करना, आ जाता है कभी कभार पेपर में, ठीक है। ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे, ये इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में यूएसएसआर का निर्माण भी हुआ था, निर्माण भी हुआ था, और इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के नेतृत्व में रूसी क्रांति भी हुई थी, रूसी क्रांति भी हुई थी। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्रांति भी हुई थी, ठीक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इनके बारे में, व्लादिमीर के बारे में, ठीक है। लेनिन, लेनिन के नाम से जो लेनिनवाद है, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, जान लो। जो लेनिन थे, लेनिन के नाम से लेनिनवाद, जो साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के एक जनक माने जाते थे, ये हमेशा सर्वहारा लोगों के बारे में बात करते थे। ये कहते थे जो बुर्जुआ वर्ग के लोग हैं ये सर्वहारा वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं, और जो सर्वहारा वर्ग है वो अपनी जितनी भी दिक्कतें हैं ये इसको किसी को भी बयान नहीं कर पाते। और बहुत बड़ा जो वर्ग था रशिया में, वो सर्वहारा वर्ग का उस समय में मौजूद था, इसीलिए ये सर्वहारा वर्ग की एक आवाज़ बनकर भी सामने आए थे। तो हम लिख सकते हैं लेनिन, लेनिन को सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है गरीब, ठीक है। लेनिन को सर्वहारा वर्ग और समाजवाद का जनक भी माना जाता है, जनक भी माना जाता है, ठीक है। जब आप बीए में आएंगे फर्स्ट ईयर में, तब आप सर्वहारा वर्ग और बुजुर्ग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तब उन्होंने भी इस वर्डों का बहुत ज़्यादा उच्चारण किया है, ठीक है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे दूसरे व्यक्ति के बारे में आगे, दूसरे जो नेता के बारे में पढ़ने से पहले आप एक बार ये जान लीजिए कि लेनिन ने अपने जीवन काल में करीब 30 पुस्तकों को रचा था, ठीक है। जिसमें इनकी एक प्रसिद्ध किताब है जिनका नाम है पूंजीवाद का विकास, पूंजीवाद का विकास। इस किताब में या इस पुस्तक में इन्होंने ये वर्णन किया है कि किस प्रकार पूंजीपति लोग पूंजीवाद को बड़ा बनाने के लिए या फिर पूंजीवाद का विकास करने के लिए किस हद तक अपने कार्य को एक रूप देते हैं और किस प्रकार वो सर्वहारा वर्ग को शोषित करते हैं या सर्वहारा वर्ग का शोषण होता है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे जोसेफ स्टालिन के बारे में, ठीक है। नंबर 2 पे आएंगे अब जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जो कि यूएसएसआर के 1924 से लेकर 1953 तक प्रेसिडेंट रहे थे
इन्हीं के समय पर 1925 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। रशिया में आयोग की स्थापना, और इन्हीं के काल में 1928 से लेकर 1932 तक पहली बार विश्व में पंचवर्षीय योजना को रूप दिया गया था। भारत में भी पंचवर्षीय योजना का जो प्लान है या पंचवर्षीय योजना जो है, जो कॉपी की गई है, वो किससे की गई है? तो रशिया से की गई है। ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपने समय पर लेनिन के समय का जो संविधान था उसमें संशोधन किया था और फिर उसको लागू किया था। ये इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, जो संविधान 1918 का लेनिन के जो संविधान 1918 का लेनिन के समय पर रचा था, उसमें जोसेफ स्टालिन ने संशोधन कर, मतलब चेंज कर, थोड़ा सा अमेंडमेंट करके संशोधन कर 1936 में फिर नया संविधान लागू किया था। फिर नया संविधान लागू किया था। नंबर 3 पे निकिता ख्रुश्चेव, ये भी यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इनका समयकाल 1953 से 1964 तक रहा था। याद रखना कि लेनिन का जो समयकाल था वो कब से कब तक था, तो आप देखोगे कि 1922 से लेकर 17 से 24 तक। स्टालिन का 24 से लेकर 53 तक। और फिर तीसरे नंबर पे निकिता ख्रुश्चेव का 1953 से 1964 तक। ठीक, पहला लेनिन, दूसरा आपका जोसेफ स्टालिन, तीसरा आपका निकिता ख्रुश्चेव। ठीक है, इनके समय पर बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। इनके समय पर बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। या अगर हम कहें तो जो शीत युद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण दौर अगर गुजरा तो वह इन्हीं के समय पर गुजरा, यूएसएसआर का यूएसए के साथ में जो घटनाएं घटी, जिसमें आप देखोगे पहला क्यूबा मिसाइल संकट इन्हीं के समय था। क्यूबा मिसाइल संकट। नंबर 2 हंगरी में आक्रमण। ठीक, नंबर 3 बर्लिन की दीवार। ठीक है, ये ऐसी घटनाएं थी जो कि शीत युद्ध को वास्तविक रूप देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो निकिता ख्रुश्चेव का जो इतना विवरण है, इसमें मैंने पहले चैप्टर में क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में बताया है, बर्लिन के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी है। ठीक, और हंगरी में भी आक्रमण सोवियत संघ ने किया था। ठीक है, ये 1956 का। ठीक है, 1961 का। ठीक है, ये भी 1961 का। ये सब घटनाएं इनकी ऐसे घटी हुई हैं। साथ ही अब एक चीज़ और है निकिता ख्रुश्चेव के बारे में कि ये जोसेफ स्टालिन की शैली के घोर आलोचक थे। ठीक, ये जोसेफ
स्टालिन की शैली के घोर आलोचक थे। ठीक है, नंबर अब 4 है जिसमें हम पढ़ेंगे जो सोवियत नेता थे, लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है, इनका जो समय काल था वो 1964 से लेकर 1982 तक था। ठीक है, इनके समय पर भी 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। एमसीक्यू में आपके पेपर में आ सकता है कि ये घटना किस प्रेसिडेंट के दौर में गुजरी है, ये वाली घटना किस प्रेसिडेंट के दौर पर गुजरी है, कुछ भी पूछ सकता है एमसीक्यू में 1-1 नंबर में आपके, क्योंकि अब जो सीबीएसई का जो पैटर्न है उसमें 20 नंबर के आपके एमसीक्यू हैं, ये ध्यान रखना। उसमें मिलान भी आ सकता है, ठीक है, मैचिंग भी आ जाता है कि ये घटना दे देंगे और आपको प्रेसिडेंट के नाम दे देंगे या व्यक्ति का नाम दे देंगे, किससे संबंधित कौन सी चीज़ है। साथ ही साथ आपको ऑप्शन भी उस पर टिक हो सकता है कि आपके इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जो 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसमें सबसे पहली जो घटना है वो है चेकोस्लोवाकिया में दमन, दूसरा अफगान युद्ध। ठीक है, अफगान युद्ध तो ऐसा युद्ध था जो कि 1979 से लेकर 1989 तक करीबन 10 साल तक रहा और काफ़ी सोवियत संघ की जो आर्मी थी, रेड आर्मी के काफ़ी लोग मारे गए। 15,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 50,000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। और अफगान में जाकर युद्ध करना इनको एक बेवकूफ़ी था, क्योंकि जो अफगान में जो युद्ध हुआ था, युद्ध होने का रीज़न ये था क्योंकि जो अफगान में कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि सोवियत संघ का एक ही सिस्टम ये था, जहाँ भी कम्युनिस्ट सरकार है, जहाँ पे भी साम्यवादी सरकार है, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, क्यूबा हो, ठीक है, चाइना हो, वो यहाँ तक कि भारत की कम्युनिस्ट सरकार को भी या कम्युनिस्ट पार्टी को भी सपोर्ट करता था। सपोर्ट हर प्रकार से, टेक्नोलॉजी देता था, पैसा देता था और ये चाहता था कि हर जगह मेरा वर्चस्व हो जाए इस प्रकार से। तो अफगान में भी ये करना चाहता था और अफगान में जो मुजाहिदीन थे वो इनके खिलाफ थे, जिसके कारण यहाँ पे युद्ध हुआ। और बाद में रिजल्ट ये निकला विश्व स्तर पर कि उसको यूएसएसआर को, सोवियत संघ को वहाँ से पीठ दिखा के वापस आना पड़ा और इसके लिए एक छवि खराब हुई और कहा गया कि इतनी बड़ी महाशक्ति एक छोटे से देश से हारकर वापस आया और इतने लोगों को मरवा कर आया। ठीक, और चेकोस्लोवाकिया की भी जो दमन हुआ था, इसके बाद चेक गणराज्य और स्लोवाकिया ये 2 अलग अलग देश बने बाद में। ठीक है, ये सब इन्हीं के समय था, पर ये ध्यान रखना ये कब तक चला था, 1989 तक। शुरू तो हुआ था लियोनिड ब्रेजनेव के समय पर इसकी जो समाप्ति हुई थी, सारा का सारा लोगों ने शुरुआत में तो देखा नहीं शुरू किसने करा, किसका डिसीजन था, परंतु ये सारा का सारा जो जिम्मा था, ये जो जिम्मेदारी थी या फिर जिसका इसको माना गया कि जिम्मेदार, वो माना गया मिखाइल गोर्बाचेव को। ठीक है, ये सारा माना गया मिखाइल गोर्बाचेव को। ठीक है, तो जब हम अभी पढ़ेंगे जब इसी के बाद मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में, तब उसमें भी बताता हूं कि मिखाइल गोर्बाचेव के किन किन कारणों के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये अंत तक यहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद बोरिस येल्त्सिन जो बनेंगे वो रूस के प्रेसिडेंट बनेंगे और पहले प्रेसिडेंट होंगे जिनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है सोवियत संघ के विघटन होने में या विघटन कराने में। ठीक है, क्योंकि जो अपना है वही सामने भी आके और पीठ पीछे भी दोनों तरफ से वार कर रहा है तो व्यक्ति बचना ही नहीं। ठीक है, तो इनके समय की जो 2 महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी। साथ ही साथ इन्होंने अमेरिका के साथ में अपने कुछ तनावों को कम करने की चेष्टा भी की थी। कहा जा सकता है कि अगर किसी ने पहली बार अगर शुरुआत करी तो ब्रेजनेव थे, जिन्होंने यूएसए के साथ में थोड़े तनाव में कमी करने के लिए चेष्टा की थी। ठीक है, तो ये इनका सबसे अहम कदम था।
ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो कि यूएसएसआर के अंतिम प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। इनका समय-काल 1985 से 1991 तक। 91 में तो यूएसएसआर का तो विघटन ही हो गया 25 दिसंबर 1991 को, ठीक है। तब तक इनका समयकाल 85 से 91 तक। इनकी दो नीति थी, एक थी पेरेस्ट्राइका और एक थी ग्लास्तनेत, ठीक है। ग्लास्तनेत है, ठीक है। पेरेस्ट्राइका और ग्लास्तनेत, ये दो ऐसी नीति थी जिसको अगर हम कह सकते हैं, ग्लास्तनेत का मतलब है ग्लास। जैसे तुम्हें पता है कि ग्लास है, जो शीशे का ग्लास होता है, ठीक है, ये ऊपर से ओपनली होता है और एक ओपन होता है पूरा, ठीक है। ग्लास शीशे का होता है, वैसे ग्लास समझ के समझो ग्लास है, या कोई भी ग्लास, ठीक है, जो शीशा होता है वो एकदम ओपननेस होता है। तो ये जो उनकी नीति थी कि सब कुछ ओपननेस होगा, ठीक है। जो मीडिया थी, मीडिया को पावर दी गई, क्योंकि पहले क्या था, कम्युनिस्ट सरकार में, सोवियत संघ में ये सिस्टम था कि मीडिया या कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। यहां तक कि जो वहां पे चुनाव लड़े जाएंगे, चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है, वो व्यक्ति सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी का हो। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं कर सकता, ठीक है। यदि कोई विरोध करता था तो यूएसएसआर की जो सत्ता थी वो उसको दबा देती थी। पर मिखाइल गोर्बाचेव ने इस चीजों में थोड़ा सा सुधार करना चाहा, ठीक है। इन्होंने पुनर्संरचना और पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्संरचना और खुलेपन की नीति, ठीक है, पुनर्संरचना खुलेपन की नीति को रूप दिया। फिर क्या हुआ, जनता सरकार के खिलाफ ही बोलने लगी। पहले तो इन्होंने जनता को एक पावर दी कि तुम भी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में बोल सकते हो, तो मीडिया को फ्री किया, यहां तक कि सबको राइट दिए कि तुम अपने भी हक की बात या फिर अपने भी अभिव्यक्ति की विचारधारा वाला जो राइट है वो दिया। परंतु जो जनता थी वो कभी कार्टून के माध्यम से, कभी लिखित के माध्यम से, कभी मीडिया के माध्यम से सरकार की ही बुराइयां, सरकार की आलोचना करती चली गई। इन्होंने तो कहीं ना कहीं अपने देश के लिए राष्ट्र हित में कुछ अच्छा सोचा, परंतु जनता किसी ना किसी विचारधारा, या कहे तो बोरिस येल्त्सिन की विचारधारा पर चल रही थी, क्योंकि इन सब में बोरिस येल्त्सिन अपना रूप पीछे से निभा रहे थे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने अफगान से सेना को वापस बुला लिया। जो अफगान में जो युद्ध हुआ था, अफगान से, ठीक है, रूसी सेना को या सोवियत सेना को, ऐसे लिख सकते हैं हम, सोवियत सेना को वापस बुला लिया, सेना वापस बुला ली, ठीक है। और ये भी जनता को बोरिस येल्त्सिन ने इस प्रकार से प्रदर्शित करा कि देखो अफगान में इतने हमारे रूसी, जो सोवियत संघ के जितने भी आर्मी के ऑफिसर थे या जो सेना थी उसको मरवा दिया, और अब वहां से वापस बुलवा रहे हैं और कुछ भी अचीव नहीं करा, और इसका भी जिम्मा इन्हीं के सर टूटा। फिर इन्होंने हथियार पे जो होड़ थी, हथियारों पर जो होड़ थी उस पर रोक लगा दी, क्योंकि हथियारों पर होड़ करने से और बेफिजूली में लड़ाई झगड़ा करने से जो रूबल था काफ़ी खर्च हो रहा था। सोवियत संघ की जो मुद्रा थी उसको रूबल कहा जाता है, जो रूबल थी काफ़ी खर्च हुआ काफ़ी हद तक, जिसके कारण उसकी इकोनॉमी जो थी पूरी की पूरी डगमगा गई थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया बोरिस येल्त्सिन ने। ये वही बोरिस येल्त्सिन है जिसको मिखाइल गोर्बाचेव ने मेयर के पद पर स्थापित किया था रूस का। ये रूस के मेयर बने थे बोरिस येल्त्सिन, ठीक है। तो इस प्रकार मिखाइल गोर्बाचेव को जब पूरी देश की जनता ने नकार दिया तो इन्होंने अंत में इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देते ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, और विघटन होते ही सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना वो बना रूस, और रूस के बनने के बाद जो वहाँ के पहले प्रेसिडेंट बने वो बने बोरिस येल्त्सिन। तो अब हम जानते हैं बोरिस येल्त्सिन के बारे में।
अब बात करते हैं बोरिस येल्त्सिन के बारे में। बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले प्रेसिडेंट बने, ठीक है। इनका समय काल 1991 से 1999 तक रहा, ठीक है। और ये इन्होंने 1991 में ही कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और ये उसके बाद इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव, ऐसे लिख देता हूँ मिखाइल गोर्बाचेव MG, ठीक है, MG क्योंकि लिखना थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव के सभी निर्णयों का विरोध किया और जनता के दिल में या जनता के संज्ञान में इन बातों को बिठा दिया कि रूस या सोवियत संघ का विघटन होने वाला है और सोवियत संघ की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा पिछड़ रही है, सबसे ज़्यादा गिर रही है। जो सोवियत संघ अपने स्टार्टिंग के समय पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक तक में काफ़ी बलवान था, महाशक्ति था, जो यूएसए को चुनौती देता था, अब वो ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि अब ये युद्ध करने की क्षमता में भी नहीं है। देखो, अफगान से भी इन्होंने वापस बुला लिया है अपने सैनिकों को इतने मरवाने के बाद, और जनता को इतनी छूट दे दी, ठीक है। जनता कर रही है, परंतु इनकी जितनी भी नीति है वो जनता के हित में नहीं है। साथ ही साथ इनके पीछे कुछ अलग ही उद्देश्य हैं और इस प्रकार से पूरी जनता को भ्रमित करा और जनता का नेतृत्व बोरिस येल्त्सिन ने करा। और इस प्रकार जनता के माध्यम से बोरिस येल्त्सिन ने जब मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट करवाया और फिर उसके बाद ये रूस के पहले प्रेसिडेंट बनकर सामने आए, और इन्हीं के समय पर फिर इन्होंने भी कुछ कम काम नहीं किए, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन 8-9 सालों में, 9-10 सालों में, इन्हीं के समय पर रशिया में क्या हुआ, शॉक थेरेपी हुई। जो अगली वीडियो आएगी हमारी, उसमें मैं आपको शॉक थेरेपी के बारे में और सोवियत संघ के विघटन के कारण कौन कौन से थे उसके बारे में बताऊंगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो इन्हीं के समय पर शॉक थेरेपी हुई, क्योंकि शॉक थेरेपी होने का, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था थी वो गिरी थी, क्योंकि बोरिस येल्त्सिन ने भी क्या किया था, अपने जितने भी सामंत थे, जितने भी रिश्तेदार थे, इन्हीं को सोवियत संघ की जितने भी उद्योग थे सरकारी, सबको औने पौने दामों पर लीज पर दे दिया, किसी को बेच दिया और पूरी अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार करने लगे, फैलाने लगे। और फिर इस प्रकार से वहाँ पे गैराज सेल, जिसे हम कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल अगर कहा जाए तो वो सोवियत संघ में रूस में उस समय में गिरी थी, ठीक है। और ये सारा जो सिस्टम था वो सब बोरिस येल्त्सिन के कारण ही हुआ था। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने लाभ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के कार्य किया था, ठीक। अगली जो वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा उसमें हमारा शॉक थेरेपी से लेकर सोवियत संघ के विघटन, कारण और उसके परिणाम, ये सभी होंगे।